ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। आज की बड़ी और बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आपको पूरी और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जहां पश्चिम एशिया की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और दुनिया की निगाहें ओमान की राजधानी मस्कट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि शुक्रवार यानी 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होने जा रही है। और इस बातचीत का केंद्र है ईरान के पास मौजूद 60% तक समृद्ध कम से कम 440 किलोग्राम यूरेनियम। अल जजीरा की विशेष रिपोर्ट के मुताबिक 2 राजनयिक सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि तुर्की, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में एक प्रस्तावित ढांचे पर काम हो रहा है, जिसके तहत ईरान को ये उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करना होगा और इसके साथ ही अगले 3 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकने की शर्त भी रखी जा सकती है। आगे चलकर सीमित स्तर पर संवर्धन की अनुमति देने का प्रस्ताव भी बातचीत में शामिल है। वहीं हम न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि इस ढांचे में यह भी कहा गया है कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के उपयोग और हिजबुल्लाह तथा हूती जैसे सशस्त्र समूहों को समर्थन देने से विरत रहना होगा। हालांकि इन शर्तों पर अमेरिका और ईरान कितनी सहमति बना पाएंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कूटनीतिक हलकों का मानना है कि मस्कट की ये बैठक परमाणु मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही जड़ता को तोड़ने का केंद्र बन सकती है। उधर अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यदि कोई समझौता होता है तो वो केवल परमाणु गतिविधियों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी ताकतों को दी जा रही मदद को भी इसमें शामिल करना होगा। जबकि तेहरान साफ कह रहा है कि बातचीत का दायरा केवल परमाणु मुद्दे तक सीमित रहना चाहिए। इसी मतभेद के बीच मध्यस्थ देश शुरुआती भरोसा कायम करने के लिए परमाणु मुद्दे को प्राथमिकता देकर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तनाव के बीच एक और बड़ी घटना सामने आई है, जहां अमेरिका के साथ तीखी तनातनी के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने 2 विदेशी तेल टैंकर जब्त कर लिए हैं। ईरान का आरोप है कि ये टैंकर ईंधन की तस्करी कर रहे थे और फारस की खाड़ी के जल क्षेत्र में नाविकों समेत इन्हें गुरुवार को पकड़ा गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक गुरुवार सुबह ईरानी सैन्य बलों ने तटीय जल क्षेत्र में 2 तेल टैंकर जब्त किए, जिन पर ईंधन तस्करी का आरोप है। हालांकि इन टैंकरों का झंडा किस देश का था और नाविक किस देश के थे, इस पर तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका के साथ तनाव पहले से ही चरम पर है। पिछले साल दिसंबर के अंत में महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए और इन आंदोलनों को दबाने के लिए ईरानी शासकों ने कठोर बल प्रयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इन प्रदर्शनों में 5000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तेहरान में घातक दमन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को परमाणु समझौते का पालन करने की चेतावनी के बाद वॉशिंगटन में इस क्षेत्र में एक नौसैनिक बेड़ा भेज दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि IRGC ने भारत की खाड़ी में 10 लाख लीटर से अधिक तस्करी किए गए ईंधन से लदे 2 टैंकर जब्त किए और उनके 15 विदेशी नाविकों को ईरानी न्यायिक अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। वहीं ईरान के भीतर हालिया अशांति ने शासन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया और न ही वेनेजुएला जैसी किसी विद्रोह की स्थिति बनी। हालात काबू में रखने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त रुख अपनाया। इंटरनेट बंद किया गया, प्रदर्शनों का सीधा प्रसारण सीमित किया गया ताकि आंदोलन न फैले और हजारों सैटेलाइट आधारित स्टारलिंक उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया गया। ईरान की सड़कों पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कितने प्रदर्शनकारी और कितने सुरक्षाकर्मी मारे गए, इस पर अलग अलग बयान हैं, लेकिन एक अनुमान लगभग तय माना जा रहा है कि मौतों की संख्या भयावह थी और आने वाले हफ्तों में और स्पष्ट आंकड़े सामने आ सकते हैं। इजराइल के दबाव के बावजूद अमेरिका ने तेहरान के शीर्ष नेतृत्व पर कोई सैन्य हमला नहीं किया। इसके पीछे कारण साफ नहीं है। संभव है कि क्षेत्र में अमेरिका के पास पर्याप्त सैन्य क्षमता न हो या सेना राष्ट्रपति ट्रंप को त्वरित और निर्णायक जीत का भरोसा न दे सकी हो। ट्रंप मध्य पूर्व को अक्सर विकृत नजरिए से देखते हैं। पिछले अक्टूबर में गाजा में युद्ध विराम की घोषणा कर उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 3000 साल पुराने संघर्ष को खत्म कर दिया है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। जब तक हम ये ना मान लें कि इजराइल बम गिराए तो शांति और कोई और करे तो युद्ध। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और तुर्की जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों ने भी संभवतः ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान पर हमला हालात को इतना अस्थिर और बेकाबू कर सकता है कि किसी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के मामले में एक ही चीज निश्चित है और वो है अनिश्चितता। दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर उनकी धमकी से ये साफ हो चुका है और अब फिर दिख रहा है कि शुरुआती हिचक के बाद भारी अमेरिकी सैन्य ताकत ईरान की ओर बढ़ रही है। यानी अमेरिका या इजराइल के हमले की संभावना खत्म नहीं हुई, बल्कि फिलहाल टाल दी गई है।
इसी तनाव के बीच यूरोपीय संघ ने एक खतरनाक फैसला लिया है और IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इससे उन्होंने किस तरह की नकारात्मक मिसाल कायम की है, इस पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका और इजराइल के कुछ कट्टरपंथी जिस टूटे हुए ईरान का सपना देखते हैं, वो मौजूदा इस्लामिक गणराज्य की कठोर शासन व्यवस्था से भी मध्य पूर्व के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। अगर ईरान टूटता है तो जो अराजकता फैलेगी वो इराक की तबाही को भी छोटा साबित कर देगी। आसान शासन परिवर्तन का विचार भी व्यावहारिक नहीं है। 50 साल पहले थकी हुई किसी राजशाही में लौटना या लगभग अस्तित्वहीन विपक्ष के हाथ में सत्ता देना अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। वेनेजुएला में जिस तरह राष्ट्रपति मादुरो के करीबी लोगों ने धोखा दिया, वैसा कोई ईरान की सत्ता और सुरक्षा संरचना के भीतर मिलना आसान नहीं है। इसके अलावा ये डर भी कम नहीं कि ईरानी नेतृत्व फिर से अमेरिका के जाल में फंस सकता है। पिछले जून में ओमान में बातचीत की तैयारी के बीच इजराइल ने हमला किया था और बाद में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिया गया है। लेकिन वो दावा साबित नहीं हुआ और यहां तक कि इजरायली सूत्रों ने भी इससे दूरी बनाई। अब ईरान पर नए हमले की चर्चा दो बातें सामने लाती है। पहली ये कि पिछला हमला किसी भी तरह निर्णायक नहीं था, और दूसरी ये कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के कुछ हलकों को लगता है कि अब ईरान में शासन बदलने का सही समय है। वेनेजुएला के अनुभव और दावोस की घटनाओं के बाद ट्रंप शायद सोचते हैं कि एक और त्वरित जीत उन्हें मध्यावधि चुनाव से पहले मजबूत स्थिति में रखेगी। लेकिन ईरान में शासन परिवर्तन उन्हें इतिहास में जगह दिलाएगा या घरेलू लोकप्रियता बढ़ाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ईरान विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील रहा है और बाहर से थोपा गया कोई भी बदलाव उल्टा असर डाल सकता है। इराक इसका उदाहरण है और कई अहम सवाल भी हैं। अगर 90 करोड़ आबादी वाला, कुशल मानव संसाधन और विशाल तेल गैस भंडार वाला ईरान सच में दामतांत्रिक और मजबूत अर्थव्यवस्था बनता है, तो क्या वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सच में सुकून की बात होगी? अगर ट्रंप नवंबर के चुनाव के बाद राजनीति में टिके रहने को लेकर चिंतित हैं, तो उनके पास देश के भीतर ही बहुत काम है। सड़कों पर आव्रजन पुलिस की दमनकारी कार्यवाही रोकना और आंतरिक असंतोष कम करना किसी विदेशी युद्ध से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी बीच ये भी तय हो चुका है कि अमेरिका और ईरान शुक्रवार को ओमान में बैठने जा रहे हैं, और इस बैठक में वॉशिंगटन के फैसलों पर इजराइल कितना असर डाल पाएगा, इस पर इजराइल खुद भी शंकित है। इजरायली प्रशासनिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्ग कहते हैं कि इजराइल के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के आगे झुककर गाजा में युद्ध जल्दी खत्म कर दिया। इजराइल को लेबनान से लगभग बाहर किया जा रहा है और सीरिया में कार्रवाई की आज़ादी भी खत्म हो गई है। इजराइल के हाथ में अब सिर्फ फिलिस्तीनियों को मारने की आज़ादी बची है, और कतर, तुर्की और मिस्र गाजा के मामले में इजराइल की आपत्ति के बावजूद जुड़ गए हैं, इसलिए वो आज़ादी भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ईरान पर संभावित हमले को लेकर नेतन्याहू समेत इजराइल के शीर्ष नेता सीधे ट्रंप प्रशासन से संपर्क में हैं। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय घटनाक्रम को मनचाहे ढंग से मोड़ने की क्षमता इजराइल की कम होती जा रही है। गाजा में 2 साल से चल रही हिंसा में इजराइल के हाथों 71,800 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत के बाद अमेरिका नेतृत्व में आ गया है। गाजा प्रशासन के निगरानी बोर्ड में तुर्की और कतर को शामिल करने पर इजराइल की आपत्ति को भी वॉशिंगटन ने नजरअंदाज कर दिया है। सीरिया में नए प्रेसिडेंट अहमद अल शराह की सरकार को कमजोर करने की इजरायली चाह भी ट्रंप के व्हाइट हाउस के कारण अटक गई है, बल्कि अमेरिका सक्रिय रूप से नेतन्याहू सरकार को दमिश्क से समझौते के लिए दबाव डाल रहा है। लेबनान में भी इजराइल की कार्रवाई तय करने में अमेरिका की भूमिका निर्णायक है, और हिजबुल्लाह तथा इजराइल के बीच संभावित टकराव वॉशिंगटन की हरी झंडी पर निर्भर करता है। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के फैसले पर इजराइल कितना असर डाल पाएगा यह अनिश्चित है, और ये संभावना भी नकारा नहीं जा सकती कि वॉशिंगटन इजराइल की चिंता को नजरअंदाज कर बातचीत कर ले। 90 के दशक की शुरुआत में नेतन्याहू के पूर्व सहायक और राजनीतिक सर्वे विश्लेषक मिशेल बराक कहते हैं कि एक डर है कि ट्रंप ईरान पर हमला न करके बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, जिससे इजराइल की सुरक्षा खतरे में होगी। लेकिन वो खुद को शांति दूत के रूप में पेश करेंगे और ऐसा समझौता करेंगे जिसमें शासन व्यवस्था बनी रहे। वे लेन देन आधारित नेता हैं और यही उनका तरीका है। गाजा की तरह ही होगा। इजराइल अंतिम जीत हासिल करेगा और फिर नियंत्रण अमेरिका के हाथ में चला जाएगा, जिसके हित ट्रंप के अधीन हमेशा हमारे साथ नहीं मिलते। विश्लेषकों के अनुसार नेतन्याहू के लिए ईरान युद्ध शुरू होना उनके मौजूदा घरेलू संकट से राहत दिला सकता है। चैथम हाउस के योसी मैकेलबर्ग कहते हैं कि ईरान इजराइल के लिए बिग बैड वुल्फ है, यानी ऐसा भू राजनीतिक दुश्मन जिसे कई इजरायली केवल इजराइल को नष्ट करने के लिए मौजूद मानते हैं।
उनके मुताबिक ईरान से युद्ध नेतन्याहू के घरेलू संकट से ध्यान हटाने का असरदार तरीका हो सकता है, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को लेकर सरकार की विफलता की जांच, न्यायपालिका की निगरानी शक्ति कम करने की कोशिश और उनके भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं। मैकेलबर्ग कहते हैं कि हिब्रू में एक कहावत है कि ईमानदार आदमी का काम दूसरे कर देते हैं। मैं एक पल के लिए भी नहीं कहता कि नेतन्याहू ईमानदार हैं, लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि उनका काम कोई और कर दे। सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू सच में युद्ध चाहते हैं? ईरान के साथ टकराव को लेकर जनता में कितना समर्थन है ये साफ नहीं है। पिछले साल जून में शुरू हुए संघर्ष में इजराइल ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान ने भी बार बार इजराइल की रक्षा प्रणाली को भेदा। इससे ये साबित हुआ कि क्षेत्र में चल रहे युद्धों से आम लोग सुरक्षित नहीं हैं। गोल्डबर्ग के अनुसार नेतन्याहू के लिए ईरान से टकराव का खतरा असली युद्ध से ज्यादा फायदेमंद है। उन्हें युद्ध की जरूरत नहीं है, उन्हें बस टिके रहना है, और वो ये काम बखूबी जानते हैं। उनका कहना है कि विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी की कमी और असली युद्ध शुरू होने पर अमेरिका के साथ कूटनीतिक कमजोरी उजागर होने का खतरा है। गोल्डबर्ग बताते हैं कि नेतन्याहू की न्यायिक सुधार के विरोधियों में एक मजाक चलता है कि